हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 45 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास अगर आप क्लियर करते हैं तो इसमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आज ही फिक्स हो जाएगा। 45 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्रिया कहते हैं। काम करने को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना हो गया, सोना हो गया, खेलना हो गया, ये सभी क्रिया के आपके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलूंगा में कौन सा धातु है? धातु क्या होता है? धातु आपका क्रिया का मूल रूप होता है। धातु क्या होता है? यह क्रिया का आपका मूल रूप होता है। तो चलूंगा में कौन सा धातु है? तो चलूंगा में आपका चल धातु है। क्या है? चल धातु है। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देखें। जैसे आपसे पूछे पढ़ूंगा, पढ़ूंगा में कौन सा धातु है? तो पढ़ूंगा इसमें पढ़ धातु है। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे, धातु से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। कौन कौन होते हैं? एक होता है सकर्मक। देखिए यहीं से आपको स्पष्ट हो जाएगा इसका डिफिनीशन। सकर्मक जो कर्म के साथ हो उसी को क्या कहा जाता है? सकर्मक कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका अकर्मक। क्या होता है? अकर्मक, जो जिसमें क्या हो? कर्म ना हो। जिसमें कर्म रहेगा उसको सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि आम खाता है। हरि आम खाता है, इस वाक्य में खाना कौन सी क्रिया है? हरि आम खाता है, इस वाक्य में खाना कौन सा क्रिया है? तो ध्यान देंगे, केवल अगर यहाँ पे रहता हरि खाता है, हरि खाता है, तो यह आपका हो जाता अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म तो दिया गया है। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका होगा सकर्मक क्रिया। क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, हरि क्या है? हरि आपका कर्ता है। उसके बाद आम क्या है? आम आपका कर्म है। और खाना क्या होता है? खाना आपका क्रिया है। तो यहाँ पे हरि आम खाता है, अर्थात हरि खाता तो है, क्या खाता है? आम खाता है। तो कर्म दिया गया है कि क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो इससे यह आपका होगा सकर्मक क्रिया। अगर यहीं पे रहता कि हरि खाता है, तो यहाँ पे क्या खाता है वो तो मालूम ही नहीं है, तो अब हो जाता अकर्मक क्रिया। और यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया भी दिया गया है, जहाँ पे दो कर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे एक कर्म है, अगर एक और कर्म रहता तो वह हो जाता द्विकर्मक क्रिया। तो इस तरह आप याद रखेंगे, सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो, और द्विकर्मक क्रिया अर्थात जिसमें दो कर्म हो। द्वि मीन्स क्या होता है? दो होता है। तो जिसमें दो कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया के दो कर्म हो, देखिए यहाँ पे आ ही गया, जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऊपर ही हमने देखा है कि जिसके दो क्रिया होते हैं, द्वि मीन्स क्या हो गया? दो, अकर्म, दो कर्म हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, राधा कृष्ण को मेवा खिलाती है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण को मेवा खिलाती है। राधा कृष्ण को मेवा खिलाती है। तो देखिएगा यहाँ पे दो कर्म है। खिलाना तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया हो गया। कर्म दो है, एक कृष्ण हो गया और एक आपका मेवा हो गया। तो दो कर्म है, इसीलिए क्या होगा? द्विकर्मक होगा। एक कर्म होगा तो सकर्मक होगा, अकर्म ही नहीं होगा तो अकर्मक होगा। तो एक दूसरे से आप रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सीता घर जाती है, इस वाक्य में कर्म कौन है? तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कर्म कौन है। तो सीता क्या है? सीता करता है। सीता क्या है? सीता करता है। जाना क्या होता है? जाना, खाना, पढ़ना, हमने ऊपर ही बताया है क्या होता है? क्रिया होता है।
और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह आपका क्या होता है, कर्म होता है। सीता जाती तो है लेकिन कहाँ जाती है, घर जाती है, तो घर क्या हो गया, घर आपका कर्म हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, पहले वाला कर्ता होता है जो काम करता है, उसके बाद क्या करता है वह क्रिया है, और उसके बाद यह रहेगा क्रिया के पहले जो शब्द रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो सीता घर जाती है, राम आम खाता है, तो राम खाता तो है, क्या खाता है, आम खाता है, तो आम यहाँ पे कर्म हो गया। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं। कर्ता अगर पूछता तो कर्ता क्या हो जाता, सीता हो जाता। क्रिया पूछता तो क्रिया आपका जाना हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश पढ़कर खाना खाया। रमेश पढ़कर खाना खाया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया अर्थात क्रिया के पहले का क्रिया हमें बताना है। तो क्रिया के पहले, तो देखिएगा पहले वाला क्रिया बताना है, पूर्वकालिक क्रिया। तो रमेश क्या है, करता है, पढ़कर खाना खाया, खाना कब खाया, बाद में, खाना कब खाया, खाना तो बाद में खाया, पहले क्या किया, पहले पढ़ा, पहले पढ़ा और फिर क्या किया, फिर खाना खाया। रमेश पढ़कर खाना खाया, तो पूर्वकालिक क्रिया। तो क्रिया के पहले का, क्रिया के पहले वाला जो होता है वही पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया इसमें से क्या होगा, क्या होगा, पढ़कर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पहले वाला पूछा है पूर्वकालिक क्रिया, तो क्रिया के पहले जो क्रिया करेगा वही क्या हो जाएगा, आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो। देखिए आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। जिसके साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया होगी, तो जिसके साथ कर्म न रहे वो आपका अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और जिसके साथ कर्म होगा वह कौन सी क्रिया होगा, तो जिसके साथ कर्म रहेगा वह आपका सकर्मक क्रिया होगा। और जहाँ पे दो कर्म रहेंगे वे आपके द्विकर्मक क्रिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंचवाना, सिंचवाना में कौन सा क्रिया है। देखिए सिंचवाना क्या होता है, जैसे बाग में पानी दिया जाता है उसी को सिंचाई कहा जाता है। तो सिंचवाना में कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगा या प्रेरणार्थक क्रिया होगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, सिंचवाना, तो यहाँ पे खुद से सींचा नहीं जा रहा है, किसी दूसरे को प्रेरणा देकर सिंचवाया जा रहा है कि हाँ तुम पानी बाग में डाल दो। तो सिंचवाना अर्थात खुद काम न करके किसी दूसरे से काम को करवाने को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जैसे खाना का हो गया खिलवाना, पढ़ना का हो गया पढ़वाना, ये सब क्या होता है, ये सब आपके प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। खुद कर्ता उसमें काम नहीं करता है अपितु दूसरे से उस काम को करवाता है, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उससे क्या कहते हैं। तो देखिए जिससे समय का बोध होता है उससे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। हमें क्या बताना है, स्वर संधि चूज करना है। तो सबसे पहले तो एक एक कर हम संधि विच्छेद करते हैं। पहला क्या है, निश्चय। तो निश्चय का संधि विच्छेद करते हैं, निह जोड़ चाय, निह जोड़ चाय, पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। फिर हम पहचानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। यशोदा का क्या होगा संधि विच्छेद, यशोदा का आपका होगा यशः जोड़ दा, क्या होगा, यशः जोड़ दा होगा। एक का क्या होगा, एक का होगा एक जोड़ एक, क्या होगा, एक जोड़ एक होगा। उसके बाद क्या है, ऑप्शन डी में है संगम, संगम का क्या होगा, सम जोड़ गम, क्या होगा, सम जोड़ गम होगा। अब देखिए हमें पहचानना है स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि में हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों इसमें स्वर मिलते हैं, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग है, तो जहाँ भी आपको विसर्ग मिल जाए संधि विच्छेद करने पर, जहाँ आपको विसर्ग मिल जाए आंख बंद करके उसका आंसर आप क्या देंगे, विसर्ग संधि देंगे। तो निश्चय आपका विसर्ग संधि हो गया, यशोदा भी आपका क्या होगा, विसर्ग संधि हो गया, क्योंकि दोनों जगह आपका क्या है, विसर्ग है। तो जहाँ विसर्ग मिल जाएगा वो आपका हो गया विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि तो आप समझ गए। अब देखिए एक एक पे हम चर्चा करते हैं। तो एक एक क्या है, इसका संधि विच्छेद एक जोड़ एक। तो देखिए एक एक, एक क्या है, एक क में आपका अ आ रहा है प्लस ए। तो देखिए
अ भी स्वर और ए भी स्वर, तो दो स्वर मिलेंगे तो वह क्या होगा, स्वर संधि होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि एकाएक क्या है, एक जोड़ एक, तो एकाएक आपका हो जाएगा स्वर संधि। क्योंकि एक में क्या है, क में अ है, उसके बाद ए यहाँ पे है, तो दोनों स्वर है। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब चलिए इसे भी समझ जाते हैं, संगम। इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ पे म है, तो म क्या है, म प्लस ग। तो देखिएगा म प्लस ग, तो यहाँ पे व्यंजन है म, ग भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन रहेगा या एक व्यंजन एक स्वर रहेगा, तो वह कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि। तो संगम यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। ध्यान देंगे, दोनों स्वर तो स्वर संधि, दोनों व्यंजन या एक व्यंजन एक स्वर, तो वह हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। और विसर्ग जहां दिख जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका विसर्ग संधि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्जल। निर्जल में कौन सा संधि है, निर्जल में हमें बताना है कौन सा संधि है। तो निर्जल का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, निह जोड़ जल, क्या होगा, निह जोड़ जल। अब तो आप खुद से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा संधि है। विसर्ग दिख गया, तो विसर्ग दिख गया तो आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, कहीं भी संधि विच्छेद करते वक्त आपको विसर्ग मिल जाए, तो विसर्ग मिलेगा तो वह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। अगला प्रश्न है सदैव। सदैव में कौन सा संधि है, देखिए सदैव में कौन सा संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस एव, क्या होगा, सदा प्लस एव होगा। अब देखिए सदा, सदा में क्या है, दा, सदा में आ है प्लस ए, तो देखिए आ भी स्वर और ए भी स्वर, तो दो स्वर वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है, स्वर संधि होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संधि से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दो से तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इतना आसान करके हमने आपको बताया है संधि को कि आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी हमने अलग से पढ़ा है, आप कॉन्सेप्ट क्लास को भी देख सकते हैं। तो देखिए स्वर संधि आप समझ गए कि दो स्वर होंगे तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है देवेंद्र में कौन सा संधि है, देवेंद्र। तो देखिए देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, देवेंद्र का होता है देव प्लस इंद्र, क्या होता है, देव प्लस इंद्र होता है। अब देखिए देव, व यहाँ पे पूरा है तो व में अ है आ प्लस ई, तो अ भी स्वर और ई भी स्वर, तो क्या हो जाएगा, कौन सा संधि होगा, तो यह भी आपका स्वर संधि होगा, क्या होगा, स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्घाटन। उद्घाटन में कौन सा संधि है, तो देखिए उद्घाटन का हम संधि विच्छेद करें तो ये आपका होता है उत प्लस घाटन, क्या होता है, उत प्लस घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस घाटन। अब देखिए आधा त है, तो आधा त है तो इसमें अ नहीं आएगा, पूरा त रहता तब अ आता, तो आधा त है तो त हो गया, आ प्लस घ, तो त भी व्यंजन और घ भी व्यंजन, दोनों व्यंजन या एक व्यंजन एक स्वर, तो वह कौन सा संधि होगा, वह आपका व्यंजन संधि होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के चार भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन कौन से होते हैं, तो अव्यय के चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है। मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक देखिए परिमाणवाचक मीन्स क्या होता है, मात्रा बताना, अमाउंट बताना। तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तो थका हूँ लेकिन कितना थका हूँ, बहुत थका हूँ। तो परिमाण कौन बता रहा है, बहुत से हमें परिमाण का मालूम चल रहा है कि कोई व्यक्ति है या मैं ही हूँ, तो कितना थका हूँ, तो बहुत थक गया हूँ, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, बहुत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय वह मर गया। हाय वह मर गया में हाय कौन सा अव्यय है, तो देखिए यहाँ पे आपका विस्मयादि बोधक का आपका साइन दिया गया है। यह आपका क्या होता है, विस्मयादि बोधक का आपका साइन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है।
तो हाय वह मर गया में हाय कौन सा व्यय है? तो हाय हो गया, यह आपका क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, इससे हर्ष या शोक का प्रकट होता है, हर्ष या सुख की भावना का प्रकट होता है विस्मयादि बोधक अव्यय से। जैसे आपका हाय हो गया, आहा हो गया, अजी हो गया, अरे हो गया, हे हो गया, ये सभी विस्मयादि बोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राट का हमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग आपका सम्राज्ञी होता है। क्या होता है? सम्राज्ञी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो छात्र का स्त्रीलिंग तो आप जानते हैं क्या होता है? छात्र का आपका छात्रा होता है। क्या होता है? छात्रा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई, ऊंचाई शब्द में कौन प्रत्यय है? अब देखिए, प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय यह किसी शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? यह शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। अब देखिए ऊंचाई, तो ऊंचाई, ऊंचाई कहने पे अंत में हमें देखना है क्या आ रहा है। ऊंचाई, ऊंचाई तो क्या आ रहा है? ऊंचाई, आई आ रहा है कि नहीं? तो आई आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? आई प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, प्रत्यय हम लास्ट वाले को देखते हैं। तो ऊंचाई, ऊंचाई तो आई लास्ट में आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा? आई प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए यहाँ पे हमसे उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग यह किसी शब्द के पहले लगता है, यह पहले लगकर अर्थ को चेंज करता है। उपसर्ग क्या करता है? यह किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज करता है। तो देखिएगा, हमें निरोग शब्द में बताना है। तो निरोग, निरोग, निरोग में कौन सा उपसर्ग होगा? निरोग में आपका नि उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? नि उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निरोग में नि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अलमारी से किताब निकालता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? रमेश अलमारी से किताब निकालता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए, अलमारी से किताब निकाल रहा है अर्थात यहाँ पे बिछड़ाव हो रहा है कि अलमारी से किताब बाहर आ रहा है। तो इसमें कौन सा विभक्ति होगा? तो इसमें कारक आपका अपादान विभक्ति होगा। कौन सा होगा? अपादान चिन्ह है। क्योंकि देखिएगा, अपादान का क्या होता है? अपादान का आपका से होता है। अपादान से अर्थात बिछड़ाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ध्यान देंगे। अब चलिए आपको हम कारक चिन्ह बता देते हैं कि कारक चिन्ह ये कौन कौन होते हैं। तो कर्ता के लिए रहेगा तो कर्ता के साथ आपका ने लगता है, कर्म के साथ आपका को लगता है, करण के साथ से लगता है, संप्रदान के साथ को के लिए का प्रयोग होता है, अपादान के साथ से का यूज करते हैं। देखिए, तो अपादान यहाँ पे से पूछा था तो अपादान हो गया है। उसके बाद संबंध के लिए हम का के की का यूज करते हैं। उसके बाद अधिकरण के लिए में या पर का यूज किया जाता है और संबोधन के लिए हे, अरे, असी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निश्चय में कौन सा संधि है? देखिएगा, निश्चय में हमें संधि बताना है। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद हमने पीछे ही आपको बताया है, निह जोड़ चय होता है। क्या होता है? निह जोड़ चय। तो इसमें आपको क्या मिल गया? विसर्ग मिल गया। तो जहां विसर्ग मिल जाएगा वह कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सा संधि है? तो देखिए, देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपका होता है देव जोड़ इंद्र। क्या होता है? देव जोड़ इंद्र होता है। अब इसमें हमें देखना है कौन सा संधि है। देखिए, पूरा व है, पूरा व है तो इसमें अ आएगा। उसके बाद अ जोड़ ई, तो अ भी स्वर और ई भी स्वर, तो कौन सा संधि होगा? हमने आपको बताया है कि दोनों स्वर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, अब ध्यान देंगे, समास आ गया। तो चौराहा में कौन सा समास होगा? चौराहा अर्थात चार राहों का समूह। चौराहा किसको बोलते हैं? जहाँ चार राह होते हैं उसी को चौराहा बोला जाता है। देखिएगा, चौराहा तो चार, जहाँ भी नंबर मिल जाए, जिस शब्द में आपको नंबर मिलेगा वह कौन सा समास होता है?
तो नंबर वाले को हम कौन समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा द्विगु समास क्या होता है? चौराहा हो गया 4 राहों का, पंचवटी हो गया 5 वृक्षों का समूह हो गया, उसी तरह आपका त्रिभुवन हो गया 3 हो गया। ये सभी क्या होते हैं? जहां भी नंबर मिल जाए, जिस शब्द के पहले आपको नंबर दिख जाएगा वो आपका द्विगु समास होगा। तो याद रखेंगे द्विगु समास नंबर वाले को कहते हैं। तो नंबर वाले जो शब्द होते हैं वह आपके क्या होंगे? द्विगु समास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज में कौन समास है? पंकज में हमें बताना है कि कौन सा समास है। तो ध्यान देंगे पंकज कहने पे क्या अर्थ निकलता है? पंकज हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे आ जाता है कमल, कि पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। तो वह सब जो खुद का अर्थ न बताकर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो पंकज का अर्थ दूसरा आ गया कमल। जैसे हम बात करें लंबोदर का, तो लंबोदर से क्या हमें अर्थ मिलता है? गणेश। तो लंबोदर पूछेगा तो लंबोदर भी क्या होगा? अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देता है। तो यह भी आपका बहुव्रीहि समास हो गया। उसी तरह अगर रहता नीलकंठ, तो नीलकंठ मीन्स क्या होता है? नीलकंठ मीन्स आपका हो गया भगवान शिव। तो नीलकंठ यह भी अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। तो नीलकंठ भी क्या हो जाएगा? यह भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। उसी तरह बात करें पीताम्बर का, अगर रहता आपका पीताम्बर, तो पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु। तो पीताम्बर भी क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा कि द्विगु समास के बारे में, जहां भी संख्या आपको मिलेगा तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसमें हमने देखा कि अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण करता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज अर्थात कमल, लंबोदर से या गणेश, नीलकंठ से शिव हो गया, पीताम्बर से क्या होगा? विष्णु हो गया। वंशीधर अगर रहता तो वंशीधर से कृष्ण हो जाता। तो वंशीधर भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो वह समास जो खुद का अर्थ न लेकर विशेष अर्थ बताता है उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को चुने। देखिएगा इसमें हमें क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है अकाल। अकाल क्या है? अकाल आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इच्छा आपका स्त्रीलिंग है। इच्छा क्या है? स्त्रीलिंग है। आज्ञा भी आपका स्त्रीलिंग है। आज्ञा भी क्या है? स्त्रीलिंग है। सहायता भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें अकाल आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानवीर में कौन सा समास है? हमें क्या बताना है? दानवीर। दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर अर्थात दान में वीर। दानवीर क्या है? दान में वीर। इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दान में वीर। तो इसमें समास क्या होगा? इसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। क्या होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तो इसमें आपका अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए तो ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त। तो ऋण मुक्त हो गया, दानवीर दान में वीर। तो तत्पुरुष समास इसमें अंतिम पद प्रधान होंगे और पहला पद संज्ञा या विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण में कौन सा समास है? अब देखिए राधा कृष्ण हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, ये सभी इनमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान। जितना वैल्यू राधा का है उतना ही वैल्यू आपका कृष्ण का है। जितना वैल्यू माता का है उतना ही पिता का है। तो माता पिता, राधा कृष्ण, भाई बहन, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे आपके द्वंद्व समास होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व समास अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जिसमें दोनों पद प्रधान होगा उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहा जाता है। तो आशा है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? माता पिता, भाई बहन हो गया, ये सभी द्वंद्व समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या है? हमें विच्छेद का सही संधि विच्छेद बताना है। तो विच्छेद का संधि विच्छेद आपका होता है विह जोड़ छेद। क्या होता है? विह जोड़ छेद होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए अगर विच्छेद में आपसे संधि पूछ ले यही कि कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो कौन सा संधि होगा? तो यहाँ पे विसर्ग है तो यह आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? अब हमें स्वर्ग का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए स्वर्ग, इसका संधि विच्छेद आपका होता है सु जोड़ अर्घ। क्या होता है? सु जोड़ अर्घ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य है? तो जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह आपका कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। और जहाँ कर्म की प्रधानता हो वह आपका कर्मवाच्य होता है, ध्यान रखेंगे। और जहाँ भाव की आपकी विशेषता हो वो आपका भाववाच्य होता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि जहाँ कर्ता की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? तो कर्तृवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे? तो कर्मवाच्य। और जहाँ भाव की विशेषता हो उसे क्या कहते हैं? उसे आपका भाववाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यौवन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हमें यौवन शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो यौवन, इसका स्त्रीलिंग होता है यवनानी। क्या होता है? यवनानी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? इसमें हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है जनवरी। जो महीने के नाम होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं। महीने के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन के नाम ये भी आपके पुल्लिंग होते हैं। कैलाश, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय के बारे में हमने आपको बताया है कि यह शब्द के बाद में लास्ट में आता है और उसके अर्थ को चेंज कर देता है। अब देखिए लड़कपन, 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 तो कौन प्रत्यय होगा? पन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? पन प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग तो आपका शब्द के पहले आता है। उपसर्ग आपका शब्द के पहले आता है। तो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा? अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग होगा। अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, तो इसमें अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखिए यहाँ पे बिछड़ाव हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से आपका किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान कारक की। किसकी है? अपादान कारक की। अपादान का क्या होता है? से होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भवन का संधि विच्छेद आपका भू प्लस अन होता है। क्या होता है? भू प्लस अन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक, नाविक का संधि विच्छेद आपका होता है नौ प्लस ईक। क्या होता है? नौ प्लस ईक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में कौन सा संधि है? अब देखिए फिर से हमें संधि बताना है। तो सदैव का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा? होता है आपका सदा जोड़ एव। क्या होता है? सदा जोड़ एव। तो सदा, सदा में आपका आ है, आ प्लस ए। तो देखिए आ भी स्वर और ए भी स्वर, तो कौन सा संधि हो जाएगा? स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है? अब इसमें हमें समास बताना है। देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, इस तरह का जो शब्द रहता है यह आपका कर्मधारय होता है। क्या होता है? कर्मधारय। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कमल नयन, कमल के समान नयन। उसी तरह हो गया परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यह भी आपका कर्मधारय होगा। उसी तरह महात्मा हो गया, महान है सो आत्मा, ये भी आपका कर्मधारय होगा। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के जो शब्द होते हैं कमल नयन, परमेश्वर, महात्मा, ये सभी कर्मधारय समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर में कौन सा समास होगा? अब देखिए वंशीधर कहते कहते आपके दिमाग में क्या आ गया? कृष्ण। क्या आया? कृष्ण। तो वंशीधर कौन सा समास हो जाएगा? अभी पीछे हमने आपको बताया है, जो खुद का अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ को देता है उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे खुद का अर्थ न देकर विशेष अर्थ, बहुब्रीहि समास काफी पूछे जाते हैं। बहुब्रीहि समास से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बाकी और समास से भी पूछे जाते हैं। इस तरह मिलाकर समास का कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और समास का हमने कॉन्सेप्ट क्लास भी कराया है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लास को जाकर कर सकते हैं। उसमें पूरे समास को हमने बेसिक से कैसे ट्रिक से हम पहचानते हैं उसको हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिकना घाड़ा होना। चिकना घाड़ा होना मुहावरे का अर्थ होगा। चिकना घाड़ा होना, इसका अर्थ क्या होगा? तो चिकना घाड़ा का मतलब होता है कोई प्रभाव न पड़ना। क्या होता है? कोई प्रभाव न पड़ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चिकना घाड़ा होना अर्थात कोई प्रभाव न पड़ना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कमर टूटना अर्थात हताश होना। क्या होता है? हताश होना। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कमर टूटना का अर्थ होता है हताश होना। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 45 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। कल के क्लास में भी हमने आपका हिंदी का मैराथन क्लास किया था, आज भी हमने मैराथन क्लास किया है। कल से हम इस टाइम में आपका बिहार डीएलएड के लिए जीके क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। हिंदी का हमने बहुत प्रैक्टिस सेट किया, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आपका आएगा। आगे भी हम जब एग्ज़ाम आपका करीब होगा तो हम एक बार फिर से हिंदी का आपका प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक आप इसी क्लास को, जितना क्लास हमने अब तक करा दिया है और ख़ास करके कल का क्लास और आज का क्लास, ये दो क्लास आप अगर अच्छा से एक दो बार रिवाइज करते हैं तो मस्ट क्वेश्चन 20 का 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। कल से हम जीके का भी क्लास लेकर आएंगे। इस टाइम पे कल से हम जीके का 20 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। साइंस का क्लास भी हम कर रहे हैं और इंग्लिश का क्लास भी शाम को आपको मिल रहा है। तो इंग्लिश का क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलता है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें ताकि आप पूरा 120 का 120 तैयारी करें। 100 और कोशिश करें, टारगेट आपका रहना चाहिए कि 100 प्लस आपका मार्क्स आता है तो आपको क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 75 टू 80 मार्क्स आपको लाना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। तो हिंदी हमने 10-11 क्लास हमने टॉप 20 क्वेश्चंस कराया है, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है। उसके बाद हमने मैराथन क्लास आपको 2 कराया। इसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब एग्ज़ाम आपका करीब होगा तो फिर से हम हिंदी का क्लास भी स्टार्ट करेंगे। कल से हम जीके पढ़ेंगे, उसके बाद 11 बजे आपका आता है साइंस का क्लास। साइंस का क्लास भी पढ़ें और उसके बाद शाम को 5 बजे आप किसका क्लास, इंग्लिश का क्लास भी पढ़ें, जिससे आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे ढंग से होता रहे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।